ते सदा वत्सले मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून फॉर ऑल, जहां पर हम विधि से संबंधित छोटी छोटी लेकिन मोटी बातों पर चर्चा और परिचर्चा करते हैं। तो आज जो विषय मैं लेकर आया हूं वो है आदरणीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर बेल एप्लीकेशन यानी कि जमानत की अर्जी पर अपना आर्गूमेंट कैसे करें। जमानत की अर्जी पर अपना तर्क वितर्क न्याय पटल पर प्रेषित करने के लिए यानी कि बेल एप्लीकेशन पर अपना आर्गूमेंट सबमिट करने के लिए हमें यानी कि एक एडवोकेट को क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। मित्रों, सबसे पहले तो आपको इस विषय से संबंधित कुछ मूलभूत कारकों को जानना आवश्यक है। जैसे सबसे पहले तो एफआईआर की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, पहला नंबर। दूसरी चीज़, एफआईआर में अगर केवल एक मुजरिम है, केवल एक एक्यूज्ड है, एक अभियुक्त है और आप उसके लिए बेल एप्लीकेशन फाइल करके उस पर आर्गूमेंट करना चाहते हैं, तो जाहिर है कि आपको पूरा का पूरा एफआईआर पढ़ना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा कि आपके ऊपर किस प्रकार के एलिगेशन लगाए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं और वो कौन कौन सी धाराएं हैं जिनके अंतर्गत ये एफआईआर यानी कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन पंजीकृत हुआ है आपके मुवक्किल के अगेंस्ट में। ठीक है, पहली चीज़ हो गई कि एफआईआर को भली भांति पढ़ लें। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि एफआईआर है, रजिस्टर्ड है, उसमें 2 या 3 मुजरिम हैं और आप उनमें से किसी एक मुजरिम के लिए बेल एप्लीकेशन फाइल कर चुके हैं और उस पर आप आर्गूमेंट करना चाहते हैं, तो अब यहाँ पे जानना ये आवश्यक है कि आपको उस पूरे एफआईआर के अंतर्गत आपके क्लाइंट के अगेंस्ट में क्या आरोप लगाया गया है। अर्थात उस एफआईआर में जिसमें 3 या 2 या फिर 4 अभियुक्त हैं और उनमें से किसी एक अभियुक्त के लिए आप बेल एप्लीकेशन पे आर्गूमेंट करने जा रहे हैं, तो आपको रोल क्या असाइन किया गया है। कोई अपराध हुआ है, उसको मिलके अगर 4 लोगों ने किया है तो जाहिर सी बात है कि उन 4 लोगों ने इस संगठित रूप से एक दूसरे का सहायता करते हुए उस अपराध को अपने अंजाम तक पहुंचाया होगा। तो उसमें अभियुक्त नंबर 1 ने कुछ किया होगा, अभियुक्त नंबर 2 ने कुछ किया होगा, अभियुक्त नंबर 3 ने किया होगा, अभियुक्त नंबर 4 ने भी कुछ किया होगा। तो इस प्रकार संगठित रूप से उन्होंने उस अपराध को अंजाम दे दिया होगा। मान लीजिए कि किसी की हत्या का मामला है, ठीक है। अब उस हत्या के मामले में कई प्रकार से काम हो सकते हैं, जैसे हत्या का सामान जुटाना, उस पर्टिकुलर बंदे के आने जाने के समय की रेकी करना, वो कहाँ पे रुकता है, कहाँ जाता है, कहाँ आता है, कब घर से बाहर निकलता है, कब घर के अंदर जाता है। तीसरा, उसको रास्ते में रोकना और चौथा, सभी लोग 4 लोग मिलकर उसके ऊपर अटैक कर देना। ठीक है, तो इस तरह से काम डिस्ट्रीब्यूट होता है लोगों के मध्य में। तो एफआईआर में आपके अभियुक्त को कौन सा रोल असाइन किया गया है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप उसका पक्ष आदरणीय न्यायालय के समक्ष रख सकते हैं। ठीक है, उसमें यह हो सकता है कि वो मर्डर वेपन लेके आया, यानी कि जिस हथियार से हत्या हुई थी वो हथियार आपके क्लाइंट ने बाकी के क्लाइंट को दिया, बाकी के साथियों को दिया, ये हो सकता है। दूसरा, ये हो सकता है कि वो व्यक्ति जिसकी हत्या हुई थी वो रास्ते में जा रहा था और आपने उसको रोका ताकि वो वहाँ पर रुके और बाकी के लोग आकर उसके ऊपर अटैक कर दें, ये हो सकता है। या आपके क्लाइंट को ये बोला जा सकता है कि वो उस व्यक्ति का जिसकी हत्या की गई है उसकी रेकी कर रहा था, यानी कि उसके आने जाने के समय का पता कर रहा था, वो कब बाहर जाता है, कब अंदर आता है, किससे मिलता है, किस जगह जुड़ता है और कहाँ पे वो एकांत में मिल सकता है। तो इस प्रकार की रेकी आपने की और लोगों को बताया, फिर उसके अनुसार सभी लोगों ने मिलकर योजना बनाई, तो ये भी रोल आपको दिया जा सकता है। ठीक है ना, एफआईआर के अंदर। तो
सबसे पहले जानना जरूरी है कि आप जिस अभियुक्त का पक्ष रखने आदरणीय न्यायालय के समक्ष जा रहे हैं उसको क्या रोल एट्रीब्यूट किया गया है, एफआईआर के कंटेंट के अनुसार उसने क्या रोल अदा किया है। ठीक है, तो ये मूलभूत जानकारी है, बेसिक जानकारी है। दूसरी जानकारी, एफआईआर जिन धाराओं के अंतर्गत पंजीकृत है उस धाराओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, कम से कम बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है ना, उस पर कितने कैसी कैसी सज़ा हो सकती है, मतलब जुर्माना हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट हो जाता है, हो सकता है कारावास की सज़ा हो सकती है या फिर दोनों हो सकती है। अगर कारावास की सज़ा होती है तो कितने साल तक की हो सकती है। तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। और इसके बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो अपराध घटित कब होता है, वो अपराध पूर्ण कब होता है, इसकी परिभाषा आपको जानना आवश्यक है। जो कि पहले भारतीय दंड संहिता था, अब भारतीय न्याय संहिता हो गया है। ठीक है, तो भारतीय दंड संहिता 1860 को रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता 2023 अस्तित्व में आ चुका है। तो हर अपराध की परिभाषा उसमें दी गई है। तो जैसे चोरी है तो चोरी की परिभाषा उसमें दी गई है कि एक चोरी का अपराध किस प्रकार पूर्ण होता है। डकैती है तो डकैती का अपराध किस प्रकार पूर्ण होता है ना। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह हमने देखा कि बेसिक जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं आदरणीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने पक्षकार का पक्ष रखते हुए उसे जमानत पर छुड़वाने के लिए ये मूलभूत चीज़ें होती हैं। अब इसके पश्चात दूसरा पार्ट आता है। क्या आता है दूसरा भाग, कि भाई हम आर्गुमेंट कैसे करें। चलो हमने मान लीजिए हत्या का अभियोग है 4 लोगों के ऊपर और आपके क्लाइंट के ऊपर ये रोल दिया गया है कि आपने वो जो मर्डर वेपन था वो लाकर उस व्यक्ति को दिया जिसने उसकी हत्या की। तो आप भी इसमें शामिल हो गए, तो मर्डर वेपन लाने का आपके ऊपर आरोप है। ठीक है, ये भी आपको पता चल गया। अब ये हत्या है तो पहले तो भारतीय दंड संहिता में धारा 302 था, अब ये 100 भारतीय न्याय संहिता में ये 100 धारा 100 के अंतर्गत आ गया है। ठीक है ना। तो अब इसके अंतर्गत आपने परिभाषा भी पढ़ ली, सारी जानकारी जुटा ली। ठीक है, इसके पश्चात अब समस्या ये है कि हम बेल एप्लीकेशन पे आर्गुमेंट कैसे करें। ठीक है, न्यायालय के समक्ष। तो यहाँ पे मित्रों याद रखिए, हमेशा ये गलतियाँ करते हैं लोग कि बेल एप्लीकेशन पर आर्गुमेंट करते हुए वो मेरिट तक पहुँच जाते हैं, यानी कि ये कहने लगते हैं कि हमारे एक्यूज ने ऐसा अपराध किया ही नहीं है, वो इसमें शामिल ही नहीं है, वो इनोसेंट है, ये गलत फंसा दिया गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप बेल एप्लीकेशन के आर्गुमेंट के दौरान केस के मेरिट को टच करने की कोशिश करते हैं तो याद रखिए प्रोसिक्यूशन को भी मौका मिलता है, यानी कि जो अभियोजक पक्ष है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के जो एडवोकेट हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हैं, उनको भी मौका मिल जाता है कि वो मेरिट को टच करके आपके बेल एप्लीकेशन का अपोज करें, विरोध करें। तो हमेशा याद रखिए कि बेल एप्लीकेशन या रिमांड एप्लीकेशन ये क्रिमिनल मैटर का प्राइमरी स्टेज होता है, यहाँ पे हम मेरिट को टच नहीं कर सकते। बेल एप्लीकेशन पे आर्गुमेंट करते समय हमेशा ये ध्यान रखिए कि हमको मेरिट को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। तो आर्गुमेंट कैसे होगा जी, बेल एप्लीकेशन सिर्फ 2 पॉइंट्स पे, लीगल पॉइंट्स पे आर्गुमेंट किया जाता है। बेल एप्लीकेशन पे अपना तर्क वितर्क न्यायपटल पे प्रेषित किया जाता है। पहला प्रिंसिपल है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, सारे क्रिमिनल लॉ फॉलो करते हैं, क्या कि बेल इज रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। ये पहला प्रिंसिपल है, इस पे आपको आर्गुमेंट करना है और इसको, ये प्रिंसिपल आपके केस में एप्लीकेबल है। इसको सिद्ध करने के लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा क्या क्या, कि ये आपका अभियुक्त उस पर्टिकुलर एरिया का परमानेंट रेजिडेंट है, इसके पहले उस अभियुक्त ने के ऊपर इस प्रकार का किसी भी अपराध का आरोप नहीं लगा है। तीसरा, उस अभियुक्त के छोड़े जाने पर
उसके केस से संबंधित किसी भी साक्षीदार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चौथा, वो उससे संबंधित किसी भी साक्ष्य से छेड़खानी करने की कोशिश नहीं करेगा। उसके पश्चात अभियुक्त न्यायालय के द्वारा थोपे गए सभी शर्तों और दशाओं को मानने के लिए तैयार है। उसके बाद अभियुक्त पुलिस अधिकारियों को पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। उसके पश्चात अभियुक्त ही एकमात्र ब्रेड विनर है अपने घर का, यानी कि उस अपने फैमिली को निवाला देने वाला सिर्फ वही बंदा है। वो बंदा अगर जेल में चला जाएगा तो उसकी फैमिली बिखर जाएगी। ये उसके पश्चात ये सारे पॉइंट्स हैं जो बेल एप्लीकेशन में आप मेंशन करते हैं। और बेल इज रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। इसकी एप्लीकेबिलिटी आपके केस में है। इसे प्रूफ करने के लिए ये सारे पॉइंट्स आपको प्रूफ करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके पश्चात दूसरी चीज़ क्या आती है? दूसरा चीज़ आता है कि जब तक एफआईआर में लिखे गए आरोप बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, है ना, सिद्ध नहीं कर दिए जाते, तब तक वो केवल और केवल एलिगेशन ही रहेंगे, वे केवल आरोप ही रहेंगे। और केवल आरोप के आधार पर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित नहीं किया जा सकता। द फ्रीडम ऑफ अ पर्सन शुड नॉट बी curtailed on the basis of mere allegations, and the contents of the FIR can be amounted as only allegation unless and until it is proved beyond reasonable doubt by the prosecution। ठीक है, तो सिर्फ दो पॉइंट होते हैं बेल एप्लीकेशन पे आर्गुमेंट करने के। पहला, बेल इज रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, और दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ एलिगेशंस द फ्रीडम ऑफ ए पर्सन शुड नॉट बी curtailed। ठीक है, इन्हीं दो पॉइंट पे आपको आर्गुमेंट करना होता है और आप ऑनरेबल कोर्ट को सेटिस्फाई करना होता है, जो कि बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। तो आर्गुमेंट पे, बेल एप्लीकेशन पे कभी भी मेरिट, केस के मेरिट को टच ना करें। जैसे ही आप मेरिट के ऊपर जाएंगे वैसे ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी मौका मिलेगा और वो मेरिट के आधार पे आपके बेल एप्लीकेशन को अपोज करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएंगे। इसलिए बेल एप्लीकेशन पे आर्गुमेंट करते समय मेरिट को टच ना करें, केवल और केवल दो पॉइंट्स पे आर्गुमेंट करें जो कि मैंने आपको बताया है। बेल इज रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन, and the freedom of a person should not be curtailed on the basis of mere allegation। तो मित्रों, बेल एप्लीकेशन पे आर्गुमेंट करने से संबंधित ये चर्चा और परिचर्चा मेरे ख्याल से आपको थोड़ी सी सहायता प्रदान करेगी जब आप बेल एप्लीकेशन पे आर्गुमेंट करने के लिए आदरणीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तो उम्मीद करता हूँ इससे आपको लाभ होगा, मुझे भी लाभ होगा। और अंत में ये कहना चाहता हूँ कि साइटेशंस यानी कि जजमेंट आपके केस से संबंधित ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा पास किए गए जजमेंट्स को भी आप साथ में लेके जाएं सपोर्ट में। उससे बहुत सहायता मिलती है, जज को भी सहायता मिलती है, आदरणीय न्यायालय को भी सहायता मिलती है और आपको भी अपना केस मजबूती से रखने में सहायता मिलती है। इसलिए साइटेशंस जरूर लेके जाएं जो आपके केस से संबंधित हो, जो आप कहना चाहते हैं उसको वो सपोर्ट करें। ऐसे साइटेशंस लेकर आप कोर्ट में अवश्य जाएं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नए पॉइंट्स के ऊपर चर्चा और परिचर्चा करेंगे, किसी नए क्षेत्र को विस्तार देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।